हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो राजा था वो लुई 16 था। यहाँ पे जो राजा है वो है जार निकोलस सेकंड। ठीक है, TSAR, इसे मैं तजार नहीं जार पढ़ रही हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको याद होगा, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो लुई 16 ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी थी जो थर्ड स्टेट लोग थे उन्हें ही बार बार टैक्स देना पड़ रहा था, वो ही परेशान हो रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है कि जो निकोलस सेकंड है जो कि राजा था, उसकी कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से ये रिवॉल्यूशन हुई। ठीक है, अब जो सेकंड कैरेक्टर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या थे? बहुत फेमस फिलोसफर थे। ठीक है, अब फिलोसफर क्या होता है? जो अपनी एक नई फिलोसफी देते हैं। इन्होंने नींव रखी रशियन रिवॉल्यूशन की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर की। थर्ड कैरेक्टर है व्लादिमीर लेनिन, द मैन हु एक्टिवली हैंडल द रशियन रिवॉल्यूशन, जिसने रशियन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्टिवली हैंडल किया। ठीक, फोर्थ कैरेक्टर है जोसेफ स्टालिन, द मैन हु प्लेड क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रशिया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद जिसने एक्टिवली अपना रोल पार्टिसिपेट किया है, जिसने रशिया को संभाला है, वो है जोसेफ स्टालिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस ऑफ रशिया डेट टाइम, उस टाइम पे रशिया की कंडीशन क्या थी? देखो, मैं इस चैप्टर को कनेक्ट कर रही हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? जो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, याद होगा आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी चल रही थी, है ना। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? रोमानोव डायनेस्टी, और इनका राज चल रहा था 1613 से, समझ रहे हो। और इन्होंने लगभग 300 साल तक राज किया, है ना। अब हम बात करेंगे जार निकोलस सेकंड के बारे में। जो जार निकोलस है उसे 1894 में राजा बना दिया गया। वॉज द एल्डेस्ट अमंग हिज ब्रदर, वो अपने सारे भाइयों में सबसे बड़ा था और बहुत ज़्यादा पावरफुल मोनार्च था। इसका जो शासन काल है वो 1894 से लेके 1917 तक चला। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं जरीना रशिया क्वीन। जो जरीना अलेक्जेंड्रा थी वो रशिया की क्वीन, रानी थी। जो जरीना है जो जार निकोलस की वाइफ है। ठीक है, देखो, राजा के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं जार और रानी के लिए यूज़ कर रहे हैं जरीना। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। रास्पुतिन, ही वॉज अ मॉन्क। जो रास्पुतिन है वो मॉन्क था। मॉन्क कौन होते हैं? साधु, महात्मा जो होते हैं ना। लेफ्ट साइड में है मॉन्क और राइट साइड में है साधु, महात्मा। मतलब सॉरी, लेफ्ट साइड में है रास्पुतिन और राइट साइड में है मॉन्क, साधु, महात्मा। ये रास्पुतिन जो था वो साधु महात्माओं की तरह रहता था, मॉन्क था। ठीक है, जरीना अलेक्जेंड्रा एंड रास्पुतिन रिलेशन। कहा जाता है कि जो जरीना अलेक्जेंड्रा थी, जो जरीना थी और रास्पुतिन जो थे, उनके थोड़े क्लोज रिलेशंस थे। इस चीज़ में जो लोग हैं वो बड़ा चिढ़ा करते थे। इट इज़ सेड दैट जरीना वॉज वेरी मच अटैच्ड टू रास्पुतिन। ये कहा जाता है कि जो रास्पुतिन उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। शी यूज्ड टू टेक ऑल हर पार्लियामेंट्री डिसीजन विद द कंसेंट ऑफ रास्पुतिन। वो जो भी डिसीजंस लिया करती थी वो किससे पूछ के लिया करती थी? रास्पुतिन से। ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रशिया मेजर रिलीजन। अब हम बात करेंगे रशिया के अंदर मेजर रिलीजन्स था। जो धर्म था वो कौन सा चल रहा था? वो चल रहा था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और फिर कुछ अदर रिलीजन्स भी थे। और दूसरे रिलीजन्स कौन थे? कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। अब इस चीज़ में कंफ्यूज हो तो ना, कैथोलिक्स कोई दूसरा धर्म है, प्रोटेस्टेंट्स कोई दूसरा धर्म है, ये भी क्रिश्चियंस ही हैं। जैसे हिंदू में क्या होता है, ठाकुर भी हिंदू है, पंडित भी हिंदू है, मतलब तरह तरह की जो कास्ट हैं वो सारे हिंदू हैं।
ऐसे ही ये भी क्रिश्चियंस के ही पार्ट्स है, और मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑक्यूपेशन, अगर मैं बात करूं कि मेजर ऑक्यूपेशन रशिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो वो चल रही थी एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी। लगभग 85% लोग खेती बाड़ी करते थे। गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, रशिया वॉज नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग ग्रेन फॉर इट्सेल्फ, बट रशिया वॉज आल्सो अ ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन फॉर अदर कंट्रीज। मतलब रशिया इतना ज़्यादा अनाज उगा रहा था, ना केवल अपने देश के लिए बल्कि दूसरे देशों में भी वो एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, सो अदर ऑक्यूपेशंस है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे जो ऑक्यूपेशंस थे वो क्या थे? फैक्ट्रीज में लोग काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे, क्राफ्ट वर्कशॉप थी। क्राफ्ट वर्कशॉप का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हाथ से बनाई जाती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, फिर आगे है कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन हुई क्यों। देखो, रिवॉल्यूशन का मतलब है क्रांति। जब लोग परेशान हो जाए रिवॉल्यूशन होती है ना? जब परेशान हो जाए, कुछ भी मतलब प्रोटेस्ट करने लगे, सो रिवॉल्यूशन, उसकी राजा बात ना माने, सो रिवॉल्यूशन होती है। अब बात करते हैं जो वर्कर्स थे जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी कंडीशंस बड़ी ख़राब थी। उनके जो बॉस वगैरह थे, जो मालिक थे, वो उन्हें बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब परेशान करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल डिसिमल्स, अचानक किसी भी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया जाता था, जो जाओ तुम्हें निकाल दिया जाता है बिना किसी कारण, फायर कर दिया जाता था, है ना? और इनकी जो रहने की जगह थी वो भी बहुत पुअर थी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आज की डेट में अगर हम किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में देखते हैं तो प्रॉपर एक डेस्क लगी रहती है, एसी लगा रहता है, कंप्यूटर लगा रहता है, मतलब प्रॉपर एक जगह होती है, शेप होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के पास सोने के लिए भी 3 आदमियों के पास एक बेड हुआ करता था। मतलब ये लोग शिफ्ट में काम करते थे। 1 रिकमेंडरी है, एक बड़ा सा हॉल दे दिया जाता था, उसी में सोएगे, उसी में रहोगे, खाना पीना सभी उसी में चलता था। ठीक है, फिर सेकंड है पुअर वेजेस सैलरी फॉर वुमेन। वेजेस का मतलब होता है सैलरी फॉर वुमेन। ठीक है, अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ, जो काम करने वाली वुमेन्स थी, उन्हें जो वेजेस मिलता था, मतलब जो हमें तनख्वाह मिलती है, जो हमें सैलरी मिलती है जब हम काम करते हैं, वो लगभग आधा मिलता था। तो वुमेन्स इस चीज़ को लेके परेशान थी। सो एंग्री वर्कर्स, अब किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो वो तो भाई गुस्सा तो हो ही जाएगा ना, है ना? दे यूनाइटेड देमसेल्स अगेंस्ट फैक्ट्री ओनर्स। अब इन्होंने सोच लिया भाई बहुत हो गया मामला, अब समझ नहीं आ रहा है। अब इन्होंने मतलब एक तरह की हड़ताल हो गई, ये सारे आपस में एकजुट हो गए और इन्होंने जो ओनर्स थे उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। अब कंडीशंस ऑफ स्मॉल वर्कर्स, अभी हमने बात की है वर्कर्स की, अब बात करती हूँ पीजेंट्स, यानी कि जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। स्मॉल फार्मर्स जो थे उनके पास ना तो लैंड थी ना प्रॉपर्टीज़ थी। वो जो ज़्यादा लैंड और प्रॉपर्टीज़ थी वो बिलोंग्ड करती थी नोबिलिटी, यानी कि राजा महाराजा, और जो चर्च को थे, स्मॉल फार्मर्स को ये चीज़ खराब लगती थी। ये लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे फैक्ट्री वर्कर्स से। ठीक है, अब बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? अब बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की। अब हमने ये वाली बात पता चल गई कि वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले, वो भी परेशान थे, वुमेन्स भी परेशान थी, उन्हें ज़रूरत से बहुत कम पैसा मिलते थे, और जो पुअर किसान था उनके पास लैंड वगैरह नहीं थी, और इनका हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉट्स ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर्स पीजेंट्स। ठीक है, थॉट द ऑल वर यूनाइटेड अगेंस्ट द ओनर्स। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये तो सच बात है कि लोग क्या हो गए, इन्होंने हल्ला बोल दिया ओनर्स के खिलाफ, लेकिन इनमें भी आपस में मतभेद था।
बट दे आल्सो हैड डिफरेंट थॉट्स। ऐसा नहीं है कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। ऑन द बेसिस दीज पीपल्स वर्कर्स एंड फार्मर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि ये जो वर्कर्स हैं और ये जो फार्मर्स हैं, ये अपने थॉट्स के बेस पर 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड थे। समझ रहे हो? इनका जो डिवीज़न था, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वैसे ही, है ना। अब ये 3 कम्युनिटी थी, वो ये 3 तरह के टाइप्स में थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब हम पढ़ेंगे लिबरल्स कौन थे। सो लिबरल्स दे वांटेड अ नेशन विच एक्सेप्टेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स क्या कहते थे कि भैया एक ऐसा नेशन बनना चाहिए, एक ऐसा देश बनना चाहिए जहाँ पे सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, ठीक है। सेकंड है, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूल्स। ये कहते थे कि राजा की पावर अनकंट्रोल्ड ना हो। ये कहते थे राजा है चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं भाई साहब, राजा जो नियम बना दे वही नियम चलेगा, नहीं। थर्ड पॉइंट है, दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज। ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट जो आए वो चुन के आए, यानी कि इलेक्शंस हो प्रॉपर, और जिस गवर्नमेंट को ज़्यादा वोट मिले वो ही आए। और सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब है जो भी गवर्नमेंट बने वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, सबके लिए गवर्नमेंट बराबर हो। सही बात है यार, गलत तो नहीं है ना। सो फोर्थ पॉइंट है, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओनली मैन विद प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू कास्ट वोट। लेकिन एक इनका पॉइंट बड़ा अजीब सा था, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। अगर आप करते हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये कह रहे हैं कि दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओनली मैन विद प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू कास्ट वोट। ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग सिस्टम होना चाहिए वो केवल आदमी वोट कर सकते हैं, वुमन वोट नहीं करनी चाहिए। और ये भी कहते थे कि जिस आदमी के पास मकान है, दुकान है, खेती है, केवल वो ही वोट करे। अब तुम बोलोगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, चलो अब वो समझ लेते हैं। So universal adult franchise means that the right to vote should be given to all adult citizens without the discrimination of caste, class, color, religion और gender. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब है इंसान को जो कि एडल्ट है, 18 या 18 साल से बड़ा है, उसे वोट देने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, चाहे वो लो कास्ट का हो, और सबसे बड़ी बात चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, सबको वोट देने का अधिकार है। पर ये लिबरल्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। सो रेडिकल्स दे वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखो, लिबरल्स में और रेडिकल्स में पहला अंतर आ गया। लिबरल्स क्या कहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो चुन के आए, है ना। लेकिन रेडिकल्स क्या कह रहे हैं कि भैया जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो वो गवर्नमेंट बने। ये तो गलत बात है यार, है ना। सेकेंड पॉइंट है, द अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। रेडिकल्स क्या चाहते थे कि जो ये लैंडलॉर्ड्स से ज़्यादा परेशान थे, फैक्ट्री ओनर्स की जो पावर है उन्हें ख़त्म करना चाहते थे, उनके पूरी तरह से अगेंस्ट थे। थर्ड पॉइंट है, दे वर इन सपोर्ट ऑफ वुमेन। लेकिन इनका ये पॉइंट लिबरल्स के से बिल्कुल अलग था। लिबरल्स क्या चाहते थे कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन रेडिकल्स कहते थे कि भैया औरत भी तो एक इंसान है, वो भी तो वोट दे सकती है ना। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव्स की। दे ओपोज्ड बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब भाई साहब ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये दोनों से ही अलग थे। इन्होंने कहा कि ना तो हमें रेडिकल्स की बात अच्छी लगी और ना ही लिबरल्स की। इन द बिगनिंग दे वर नॉट रेडी फॉर एनी चेंजेस। कंजर्वेटिव्स का मतलब है ऐसा होता है पुराने विचारों वाला। कंजर्वेटिव्स की सोच ही पुराने ज़मानों वाली जैसी है।
शुरुआत में तो इनका सारा काम सही चल रहा था, इनको कोई परेशानी नहीं थी, शुरुआत में तो कोई चेंज के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन बाद में दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रोड स्लोली। लेकिन बाद में इस चीज़ के लिए मान गए कि भाई ऐसा नहीं है कि अचानक से चेंज ले आओ, ठीक है, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनका भी सम्मान करो और जो चेंजेस लाओ वो धीरे धीरे लाओ, मतलब अचानक से चेंजेस मत लाओ। अब हम इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स को, ठीक है। सो लिबरल्स कहते हैं दे वांटेड अ नेशन विच एक्सेप्टेड अ रिलीजन्स। ये क्या चाहते थे, ये एक तरह का नेशन चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, है ना। लेकिन रेडिकल्स क्या चाहते थे, दे वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट उनकी हो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जो कि गलत है, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स क्या थे, ये तो इन दोनों से ही अपोजिट थे ना। इन्हें लिबरल्स की बात समझ में आती थी ना, इन्हें रेडिकल्स की बात समझ में आती थी, है ना। सो दे वर अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूल्स। यानी कि अगर मैं मेजरली बात करूं तो ये राजा के ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है। ये कहते थे कि उनकी जो पावर है वो अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो आप, है ना। वापस मैं लिबरल्स की बात करूं तो दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। लेकिन रेडिकल्स जो ज़्यादा खिलाफ थे लैंडलॉर्ड्स की और फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ थे। अब मैं वापस लिबरल्स की बात करूँ, दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉस। ये क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो इलेक्शंस जीत के आए और उसके अंदर सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब कि जो लॉ बने वो सबके लिए बराबर हो। और ये क्या कह रहे थे लिबरल्स, ओनली मैन विथ प्रॉपर्टी ऑन वोट। लिबरल्स कहते थे कि जो आदमी है जिसके पास प्रॉपर्टी है केवल वो ही वोट कर सकता है, वुमेन्स वोट नहीं कर सकती है। लेकिन जो रेडिकल्स है वो कहते थे कि वुमेन्स भी तो हमारा ही हिस्सा है, वो वोट दे सकती है। और अगर कंजर्वेटिव्स की बात करूँ तो इनका जो आइडिया है वो तो बिल्कुल ही अलग चलता है। तो ये कहते हैं शुरुआत में तो ये बिल्कुल ही रेडी नहीं थे किसी भी चेंज के लिए, है ना। दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट स्लोली। इन्होंने बाद में कहा चलो ठीक है यार, तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते, तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म ना किया जाए और जो चेंजेस आए वो धीरे धीरे आए, अचानक से सारे चेंजेस ना किए जाए, ठीक है। तो हमारा ये पहला पार्ट है, यानी हो जाता है ख़त्म। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।